Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all to the lecture number 30th of our module Global Marketing. Today's lecture is part B of our topic or chapter Organizing for Global Marketing. Before we proceed, let's take a look at what we covered in our last lecture. If you do remember, we started our discussion in our last lecture with elements that affect a global marketing organization. हमने बात की थी कि ग्लोबल फर्म या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि वो बहुत केयरफुल डिसीजन ले while deciding about its strategy and while implementing it. Whatever you do, it should be congruent with the task to be performed, the need of product knowledge and need for market knowledge. ये हमारा लास्ट लेक्चर में हमने इस पे काफ़ी डिस्कशन की. देन हमने डिस्कस किया अबाउट कॉर्पोरेट गोल्स, और ड्यूरिंग कॉर्पोरेट गोल्स की डिसीजन के हमने बात की कि हर कंपनी को अपने एग्जिस्टेंस के लिए एक मिशन रिक्वायर्ड होता है, एक उसको डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है, उसे सेट करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है अबाउट व्हाट विल इट अचीव इवेंचुअली, क्या वो अचीव करना चाहती है, फर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं. सो ये मिशन जो है ये ड्राइव करेगा ऑल एक्टिविटीज जो कंपनी परफॉर्म करेगी. हम मिशन स्टेटमेंट की बात करते हैं, आपने किसी और कोर्स में गालबन मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कोर्स में या मार्केटिंग मैनेजमेंट के कोर्स में इम्पोर्टेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट पे लेक्चर सुने होंगे. मिशन स्टेटमेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी का. इट एक्ट्स लाइक अ ग्लू which holds company together. ये कंपनी के तमाम यूनिट्स को एक मैसेज सेंड करता है about what they have to achieve, what is their objective, what is their goal. It tells them, it gives them direction. सो चार किस्म के क्वेश्चन आपका मिशन स्टेटमेंट पूछता है. चार किस्म के क्वेश्चंस इट आस्क. नंबर वन इज व्हाई डू वी एग्जिस्ट. हमारे एग्जिस्ट करने का पर्पस क्या है, हमारी कंपनी को क्यों एग्जिस्ट करना चाहिए. अगर हम नहीं होंगे तो क्या मिस होगा कस्टमर के लिए. वेयर आर वी गोइंग, ये सेकंड क्वेश्चन है. हम किस सिमत में जा रहे हैं, क्या हम राइट डायरेक्शन पे हैं, क्या अपना मिशन हम अचीव कर रहे हैं, अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हैं. कॉर्पोरेट लेवल पे जो लीडर्स ने विजन सेट किया था, क्या वो विजन
हम अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे? व्हाट डू वी बिलीव इन? हमारी वैल्यूज क्या है? क्या बुरा और क्या अच्छा है, हम क्या समझते हैं? आपको के बिलीफ है ऑन प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट जो कि बाउंड करे कस्टमर्स को टुगेदर, शेयरिंग लव, पैशन फॉर समथिंग, फ्रेंडशिप, खुशियां, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, केयरिंग, ये उनके वैल्यूज हैं जिन पे उनको यकीन है। एंड लास्ट पे जो क्वेश्चन वो आपका मिशन स्टेटमेंट आस्क करेगा, इट इज व्हाट इज आवर डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस? ऐसी कौन सी एबिलिटी है, ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी है, ऐसे कौन सा एडवांटेज है जो हमारी फर्म को दूसरी फर्म से सेपरेट करता है, डिफरेंशिएट करता है एंड हमें एडवांटेज प्रोवाइड करता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज के रिव्यू से फाइंड करते हैं। ये कोर कॉम्पिटेंसीज आपको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं। देन आप मिशन सेट करने के बाद, उसके रिव्यू करने के बाद आप सेट करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज जो कि हेल्प करेंगी इन अचीवमेंट ऑफ दैट मिशन, एंड ऑल्सो यू डिसाइड अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। एक मिशन को अचीव करने के लिए आपको सेवरल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने पड़ते हैं। लाइक आपका मिशन हो सकता है कस्टमर को बेटर सर्व करना बाय डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इंक्रीजिंग आवर मार्केट शेयर। अब इस मिशन को अचीव करने के लिए आप सेवरल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे। प्रोडक्ट डिजाइन का ऑब्जेक्टिव, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव, ब्रांड इमेज क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव, ब्रांड रेपुटेशन क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव, ब्रांड इक्विटी इन्हांस करने का ऑब्जेक्टिव, अपनी एडवर्टाइजमेंट को पेनिट्रेट करने का ऑब्जेक्टिव, अपनी प्रोडक्ट को सुटेबल प्लेसेस पे अवेलेबल कराने का ऑब्जेक्टिव, 4P से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजी में आपकी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग एंड टैक्टिक्स, जो 4Ps, ये सारे आप मिशन को अचीव करने के लिए उनको अंडरलाइन करते हैं एंड ट्राई करते हैं किसी तरीके से उन टैक्टिक्स को इम्प्लीमेंट करके अपनी स्ट्रेटजीज को सक्सेसफुली अचीव करना एंड अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव्स के बाद मिशन को रियलाइज करना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड व्यू हमने सेकंड थिंग थी जो डिस्कस की थी अपने लास्ट लेक्चर में। हमने बात की थी कि कॉर्पोरेशन सेवरल वर्ल्ड व्यू कंसर्निंग ग्लोबल मार्केट्स में से कोई एक या दो व्यूज अडॉप्ट करती हैं, यूजुअली वन ऑफ देम। हमने इसमें एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन की बात की थी, जिसमें एथनोसेंट्रिक में हमने बात की थी सारे डिसीजंस हेडक्वार्टर में होते हैं, सब्सिडरीज को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि वो अपना इनपुट ऑफर करे, सारे डिसीजंस सेंट्रलाइज्ड होते हैं, हेडक्वार्टर लेता है। हेडक्वार्टर बताता है सब्सिडरीज को कि क्या करना है और कैसे करना है। देन पॉलीसेंट्रिक की हमने बात की, जिसमें हमने बात की कि हर मार्केट को यूनिक कंसिडर किया जाता है एंड जो आपकी सब्सिडरीज होगी किसी और कंट्रीज में जो काम कर रही हैं, आप उन्हें उनकी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज के वाले से अच्छा खासा लीवे देते हैं और बहुत कम
इंडिपेंडेंस होती है, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन दी सब्सिडरीज एंड हेडक्वार्टर। देन हमने जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन की बात की। इसमें पावर ग्लोबल हेडक्वार्टर के पास आ जाती है, लेकिन ये अपनी तमाम मार्केट्स को एज डोमेस्टिक मार्केट उसको कंसिडर करता है, एज अ होल वन मार्केट वो पूरे वर्ल्ड को कंसिडर करता है। यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है, में भी बाकी कंट्रीज से भी बिलोंग कर सकती है, बाकी कंट्रीज से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी टॉप मैनेजमेंट में वो इंक्लूड करते हैं। देन हमने अदर इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस को डिस्कस किया जो अफेक्ट करती है हमारी ग्लोबल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल सेल्स वाज वन ऑफ द एलिमेंट जो कि इंटरनल है। इसमें हमने बात की जितना बड़ा आपका इंटरनेशनल बिजनेस होगा ये अफेक्ट करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। अगर आपकी स्मॉल परसेंटेज इंटरनेशनल सेल्स पे कंसिस्ट है तो आप अपना एक्सपोर्ट का एक डिपार्टमेंट यूज़ कर सकते हैं फॉर इंटरनेशनल सेल्स मैनेजिंग उसके लिए। अगर थोड़ा ज़्यादा है तो आप इंटरनेशनल डिवीजन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरनेशनल सेल्स बहुत ज़्यादा है, मोर देन योर डोमेस्टिक सेल्स, तो उसके लिए आप सब्सिडरीज इस्टेब्लिश करते हैं इंटरनेशनल। देन डाइवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल मार्केट सर्व्ड, ये भी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। जैसे आपकी डाइवर्सिटी बढ़ती है मार्केट्स की तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाता है जिसने मैनेज करना है उस डाइवर्सिटी को। लेवल ऑफ इकोनॉमिक कमिटमेंट इज अनदर फैक्टर जिसे हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने बात की थी कि वो कंपनी जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस पे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं खर्च कर सकती, इंटरनेशनल बिजनेस पे अपने रिसोर्सेज एलोकेट नहीं कर सकती, वो कंपनी कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सस्टेन नहीं करेगी। उसकी कोशिश होगी वो स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया जाए जो चीप है और लेस कॉम्प्लेक्स है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करें जो कि आपको आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प करे। आप उस स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को कंसिडर कीजिएगा while deciding about achieving your objective. Then हमने ह्यूमन रिसोर्स की भी बात की कि जैसे फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आपका ह्यूमन रिसोर्स इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। कैपेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स is very important while deciding about the structure of organization. Based on complexity of market, आप decide करते हैं whether we will hire local employees or will we hire international executives. Flexibility पे हमने बात की कि जब कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिवाइस करती है तो उसे फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट कंसिडर करना चाहिए। इट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट स्पेशली व्हेन यू आर फ्यूचर ओरिएंटेड। एक्सटर्नल फोर्सेस हमने डिस्कस की जिसमें ज्योग्राफिक डिस्टेंस, अगर ज़्यादा ज्योग्राफिक डिस्टेंस है तो जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। बट टुडे ड्यू टू इमरजेंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ड्यू टू इमरजेंस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपके लिए कम्युनिकेशन बैरियर्स रिड्यूस हो गई हैं। लेकिन ये फैसिलिटीज अभी भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज में एग्जिस्ट नहीं करती। टाइम जोन्स भी एक प्रॉब्लम है।
डिफरेंट टाइम जोन्स। अगर एक कंपनी यूके में है, दूसरी सब्सिडरी उसकी यूएसए में है, देन टाइम जोन्स का डिफरेंस आ गया। आप कॉल करते हुए परेशान होंगे जब आपने कोई डिसीजन करना है मिलके, बिकॉज अगर आपके कंट्री में ऑफिस आवर्स है यूएसए में, तो उस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली यूके में लोग अपनी फैमिलीज के साथ हैं और मैं भी डिनर कर रहा हूँ। आप उस टाइम पे आधा घंटा फ़ोन पे बात नहीं कर सकेंगे। हाँ, एक और वे है जिसकी हेल्प से आप कम्युनिकेशन का ये गैप फिल कर सकते हैं, दैट इज थ्रू ईमेल। लेकिन ईमेल में भी चांसेस आर कि आपके ईमेल का रिप्लाई एक दिन बाद आपको मिले। देन टाइप ऑफ कस्टमर वाज अनदर एक्सटर्नल फैक्टर जो अफेक्ट करता है ग्लोबल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को। अगर आपका कस्टमर ज्योग्राफिकली कंसंट्रेटेड है और फ्यू है, तो आपकी एफर्ट्स थोड़ी सी डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू व्हेन योर कस्टमर्स आर टू मैनी एंड वो एक लोकेशन पे नहीं है, डिस्पर्स्ड है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस वाज द लास्ट एक्सटर्नल फैक्टर जिसको हमने डिस्कस किया। जब हमने गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात की थी, हमने बात की थी कैसे गवर्नमेंट ट्रीट करती हैं फॉरेन फर्म को, इनकरेज करती हैं, डिस्करेज करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं या नहीं करती। ये आपके स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। इस पे हमने बात की थी कि लॉज इन्वॉल्विंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टैक्सेस, टैरिफ्स एटसेट्रा, ये कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं और कुछ कंट्री में आपको वेलकम किया जाता है और कुछ कंट्रीज में आपको प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। सो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल डिपेंड ऑन दोज फैक्टर्स। देन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स भी हमने डिस्कस की। हमारी ये डिस्कशन स्टार्ट हुई थी कंपनीज विदाउट इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट एंड कंपनीज विद इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट एंड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट्स के। एलैबोरेटली हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। देन हमने डिस्कशन की अबाउट सेवरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के, जिसमें इंटरनेशनल डिवीजन्स, वर्ल्ड वाइड और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, ज्योग्राफिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, जिसमें रीजनल मैनेजमेंट सेंटर्स एंड कंट्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था। देन हमने और स्ट्रक्चर्स में जो डिस्कशन की थी, दैट वाज अबाउट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। एंड लास्ट में हमने मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में एलैबोरेटली डिस्कशन की और अपना लेक्चर एंड किया था। Today's lecture is part B of our chapter Organizing for Global Marketing। इसमें हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यू ट्रेंड्स इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें हम ग्लोबल मैंडेट्स डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनीज अडेप्ट करती रहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टू द नीड्स ऑफ मार्केट प्लेस। एक बात याद रखिएगा, मार्केट की नीड्स चेंज होती रहती हैं। किसी कंट्री में एक वक्त आएगा वो फूड को तरस रहे होंगे, लेकिन खुशहाली के टाइम फूड उनके लिए एक प्रॉब्लम नहीं होगी। उनके लिए जो प्रॉब्लम होगा वो मे बी एंटरटेनमेंट हो, सिक्योर फ्यूचर हो। सो कंपनीज को चेंज करना, अपने आप को अडेप्ट करना है विथ चेंजिंग्स इन मार्केट प्लेस। रिसर्चर्स ने मैनेजर्स का इंटरव्यू किया बहुत सारी कंपनीज में, जिसमें P&G, यूनिलीवर,
एरिक्सन NEC जापान की, जनरल इलेक्ट्रिक, फिलिप्स और कुछ और कंपनीज जापान की शामिल थी। इन कंपनीज के इंटरव्यूज, एग्जीक्यूटिव्स के इंटरव्यू के बेस पे उन्होंने जो फाइंड किया उसके बेस पे उन्होंने सजेस्ट किया कि चैलेंजेस जो हैं ग्लोबल एफिशिएंसी के, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस के, ग्लोबल लर्निंग के, ये इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं, इतने परवेसिव हो चुके हैं कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि मुस्तकबिल की है वो इन तमाम चैलेंजेस से साइमल्टेनियसली इन तमाम चैलेंजेस को फेस करेगी। एक कंपनी जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे compete कर रही है, वो ग्लोबल लेवल पे compete कर रही है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि वो ग्लोबल इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करें। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको याद होगा, हमने एलैबोरेट डिस्कशन इसके बारे में की थी कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स क्रिएट करें, हर एडिशनल यूनिट्स पे आपकी कॉस्ट सेविंग होगी। हमने इस पे इन डिटेल बात की थी, अगर आपको याद हो। इसके लिए ज़रूरी है कि इंस्टेड ऑफ आप हर सिटी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नया इंस्टॉल करें, नया डेवलप करें, नया उसकी कंस्ट्रक्शन करें, उसकी बजाय आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स या कंपोनेंट्स बना सकते हैं ईच मेजर मार्केट में। एक जैसी कंपोनेंट होंगी, आप एक फैक्ट्री में, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और तमाम कंट्री सब्सिडरीज के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज जैसे कि इलेक्ट्रोलक्स है, ब्लैक एंड डेकर है, यूनिलीवर है, उन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर अडॉप्ट किया और उसकी बेस पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव किया। ऑल्दो के टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन या ड्रिल मशीन थोड़ा सा डिज़ाइन में वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, लेकिन थिंक अबाउट इट, उसके अंदर जो मोटर लगी होती है, जो स्विच है, जो उसकी पावर कोड है, वो स्टैंडर्डाइज होगी, वो हर कंट्री में सेम होगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये फाइंड आउट करें कि कौन से कॉमन कंपोनेंट्स, कौन से कॉमन पार्ट्स हैं, तो उनको यूटिलाइज करें, उनको यूज करें और इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करें। इससे आपका क्या होगा, रिड्यूस होगी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। जब कॉस्ट रिड्यूस होगी, यू नो दैट प्राइसेस भी रिड्यूस होती हैं। जब प्राइसेस रिड्यूस होती हैं तो आपकी प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी। सो आपकी कंपनी को, इंटरनेशनल फर्म को एफिशिएंसी की तरफ मूव करना है। ऐसा ट्रेंड वो डेवलप करेगी जो कि एफिशिएंसी की तरफ उसको मूव कराए। आजकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता जा रहा है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपने पढ़ा होगा अपनी इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल ऑफ मार्केटिंग में कि कोई भी प्रोडक्ट है उसे थ्रू आउट इट्स लाइफ डिफरेंट फेजेस को फॉलो करना पड़ता है। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन की स्टेजेस फॉलो करती हैं आपकी प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टुडे शॉर्ट होता जा रहा है कंपनीज के लिए। इंट्रोडक्शन के बाद बहुत सारी प्रोडक्ट डिक्लाइन में चली जाती हैं, ग्रो करती नहीं है, मैच्योर होती नहीं है। तो शॉर्ट हो गया, आपके दो फेजेस बीच में से एलिमिनेट हो गई, ग्रोथ मैच्योरिटी एलिमिनेट हो गया, शॉर्ट होगी आपकी प्रोडक्ट लाइफ। सो ये चैलेंजेस लाइक कॉस्ट ऑफ R&D एंड शॉर्ट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और एक और चैलेंज जो कि है कंज्यूमर डिमांड फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इट हैज increase the need for
डेवलपमेंट एंड डिफ्यूजन ऑफ वर्ल्ड वाइड लर्निंग। ये यूजुअली लर्निंग R&D से रिलेटेड होती है, बट लिमिटेड नहीं होती टू R&D। टुडे इट इज आल्सो encompassing learning related to marketing or manufacturing or telecommunication or management, HR, finance। ग्लोबल मैंडेट्स, जैसे जैसे कंपनीज ग्लोबलाइज होती जाती हैं, अपनी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबलाइज करती हैं, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हु शुड रिसीव ग्लोबल मैंडेट, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है आजकल। अब ग्लोबल मैंडेट होता क्या? इट इज एक्सप्रेस्ड असाइनमेंट टू कैरी आउट अ टास्क ऑन अ ग्लोबल स्केल। कोई भी टास्क जो कि ग्लोबल स्केल पे परफॉर्म किया जाएगा, उसकी असाइनमेंट को, एक्सप्रेस्ड असाइनमेंट को ग्लोबल मैंडेट कहा जाता है। ग्लोबल मैंडेट्स इंडिविजुअल मैनेजर्स को भी असाइन किए जा सकते हैं, या कंपनी इटसेल्फ को ग्लोबल मैंडेट्स असाइन किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। दोनों केसेस में वेदर ये कंपनी है या मैनेजर है, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर ऑल ज्योग्राफिक रीजन्स। और टीम्स या मार्केटिंग मैनेजर्स यूजुअली डिसीजन लेते हैं जो कि नेशनल सब्सिडीज को अफेक्ट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी 2 टाइप ऑफ ग्लोबल मैंडेट्स डिस्कस किए हैं, ग्लोबल अकाउंट मैनेजमेंट एंड ग्लोबल ब्रांड मैनेजमेंट। जरूरी नहीं है कि ग्लोबल मैंडेट्स परमानेंट नेचर के हों, ग्लोबल मैंडेट्स टेम्पररी नेचर के भी हो सकते हैं। कोई एग्जीक्यूटिव है, उसको इंचार्ज बना दिया जा सकता है किसी टास्क का, किसी टीम का, ग्लोबल टीम का, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो कि ग्लोबल मार्केटिंग इश्यूज से रिलेटेड डील करेंगे। फॉर एग्जांपल के प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में चेंजिंग्स को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। हु शुड रिसीव अ ग्लोबल मैंडेट इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर ऑल ग्लोबली एक्टिव फर्म्स। किसको ग्लोबल मैंडेट मिलना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट डिसीजन। ये बहुत मुश्किल होगा कि आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर लें जब तक आप अपने की एग्जीक्यूटिव्स को ग्लोबल मैंडेट इंडोर नहीं कर सकते। अगर किसी को आप बताएंगे नहीं कि तुमने काम करना है, असाइनमेंट किसी को देंगे नहीं, तब तक ये मुमकिन नहीं होगा कि कोई आप स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सके। ग्लोबल टीम्स क्या होता है? ग्लोबल मैंडेट के लिए जरूरी है कि ग्लोबल टीम्स को ऑर्गेनाइज किया जाए, उन्हें प्लानिंग के बारे में बताया जाए, उन्हें लीड किया जाए, अगर कोई डेविएशन होती है तो उसे कंट्रोल किया जाए। ग्लोबल टीम्स में डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से मेंबर्स होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उस टीम में। ये यूजुअली क्रॉस फंक्शनल होती हैं टीम्स, एक डिपार्टमेंट से नहीं होंगी, सेवरल डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें होंगी, मार्केटिंग के लोग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्योरमेंट, फाइनेंस, HR, अकाउंट, इसके अलावा आपके R&D, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे लोग आपकी ग्लोबल टीम में क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट से आए होंगे। ये यूजुअली रीजनल लेवल पे सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल प्राइसिंग कॉरिडोर्स टू रिड्यूस ग्रे ट्रेड इन रीजन, कैसे प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए कि ग्रे ट्रेड जो ग्रे मार्केट वाला फिनोमिना आपके कंट्री में, रीजन में ना हो। या पैन रीजनल एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटजीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोर्न ग्लोबल फर्म, हमने बोर्न ग्लोबल फर्म्स का फिनोमिना अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। ग्लोबल फर्म्स अपनी बिगिनिंग से ही ग्लोबल मार्केट्स
को टारगेट करना स्टार्ट कर देती हैं। ऑलमोस्ट इमीडिएटली इंटरनेशनल सेल्स अकाउंट फॉर अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर टोटल सेल्स होता है। देयर आर सेवरल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना, लाइक entrepreneurs are increasingly exposed to global opportunities as a result of communication revolution। और ये जो born global firms होती हैं, they can neglect the cost associated with structural change। बहुत सारे entrepreneurs खुद globally काम कर चुके होते हैं या उन्होंने study किया होता है foreign countries में। बहुत सारे firms realize करती हैं कि उनका competition और customer global level पे है। अब ये born globals जो हैं, they can benefit from the fact that they have no organizational history। Other firms have traditionally passed through several structural organizational as they evolved in global firms। अब जो born global होती हैं वो start से globally operation अपने start कर देती हैं, लेकिन बहुत सारी companies usually पहले domestic level पे काम करती हैं and then वो globally इम्प्लीमेंट करती हैं अपनी स्ट्रेटजीज को, अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करती हैं और वहाँ पे बिजनेस अपना इस्टेब्लिश करती हैं। अब बोर्न ग्लोबल स्टार्ट से ही ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लेती है। अब ये अनअवॉइडेबल है टू देम, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज कैन कॉज देम हेविली कॉस्ट एंड बिजनेस में डिस्ट्रप्शंस भी होती हैं। लेकिन जो मोर ट्रेडिशनल एवोल्यूशन ऑफ अ ग्लोबल फर्म है, वो स्लोली बिल्ड करती है अपनी सक्सेस को एंड मोर स्लोली मार्केट को बिल्ड करते हैं वो एंड कल्चरल नॉलेज को ओवर टाइम इंटरनेशनल मार्केट्स में मूव करने के लिए। और ये अपनी ग्लोबल फर्म्स को सपोर्ट करते हैं बाय रिक्रूटिंग एंड हायरिंग पीपल, जो लोग ग्लोबल नॉलेज से फिल होते हैं। अब बोर्न ग्लोबल फर्म्स दे अटेम्प्ट टू डू दिस practically overnight and can find the managerial resource stretched to the limit। उनकी कोशिश होती है कि फ्यू डेज में ग्लोबल लेवल पे वो अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दें, तो उनको हायरिंग भी ग्लोबल लेवल के लोगों की, ग्लोबल मैनेजर्स की करनी पड़ती है बहुत जल्दी। लेकिन एक चैलेंज है जो उनके लिए जो फेस करते हैं वो ये होता कि नंबर ऑफ हाईली ट्रेंड एक्सपर्ट्स जो कि ग्लोबल लेवल पे काम कर चुके होते हैं वो बहुत लिमिटेड होता है। इन कंपनीज के साथ एक मसला ये भी होता है कि इनके पास एसेट्स बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज इनको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं। सो अपॉर्चुनिटीज इनके पास बहुत ज़्यादा होती हैं, बट प्रॉब्लम एक जो इनके साथ होता है वो ये होता है कि एसेट इनके पास थोड़े होते हैं। अब ग्लोबल फर्म्स दे मूव टू इंटरनेशनल मार्केट्स मोर स्लोली, बट दे कैन बिल्ड अप मार्केट एंड कल्चरल नॉलेज ओवर टाइम। अब ये कल्टीवेट करती है स्पोर्ट इंक्रीजिंगली एक्सटेंसिव वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस थ्रू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस मैनेजर्स एंड स्टाफ। इनको जरूरत होती है ऐसे मैनेजर्स और स्टाफ की जो नॉलेजेबल हो, जिनको आइडिया हो कि कैसे हमने इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे वो काम करने के, स्ट्रेटजीज डेवलप करने के, इंप्लीमेंट करने के, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के। लेट्स सी कि कंट्रोलिंग द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे जैसे कंपनी कोई ग्रो करती है और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर करना स्टार्ट कर देती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो उसके इंटरनेशनल ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाए, उसको मॉनिटर किया जाए, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको करेक्ट किया जाए। अब ये ऐसा मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना कि वो मार्केटिंग एक्टिविटीज को रिव्यू करे, उनको एवेल्युएट करे और नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस ले इन सेवरल मार्केट्स जो कि ग्लोबल लेवल पे हैं, ग्लोबली मार्केट्स हैं, दैट इज अ डिफिकल्ट जॉब।
दैट इज अ टफ जॉब टू डू। बट अगर कंपनीज ये एक्सपेक्ट करती हैं कि इनकी ग्लोबल स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इन्हें कोई एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कंट्रोल सिस्टम इन ऑर्डर टू मैनेज देयर एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम उस कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप के कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, जिसमें हम कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे कि इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये फैसिलिटेट करता है कंट्रोल को। इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं एंड करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं अगर कोई चीज डिसरप्ट होती है, वो वैसे होती है जैसे कि उसे होना नहीं चाहिए। वो ग्लोबल एक्टिविटीज जो कि डिमांड करती हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस बॉर्डर्स, they will need an effective communication system to support them। उन्हें रिक्वायर्ड होगी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम की ताकि उन्हें सपोर्ट किया जाए। हेडक्वार्टर्स के जो स्टाफ है जो हेडक्वार्टर में वर्क करते हैं, उन्हें बहुत जरूरी है कि टाइमली और एक्यूरेट इनपुट लोकल लेवल पे मिलता रहे, जो लोकल मार्केट से रिलेटेड है, जो प्रोवाइड करेंगे उसे इंटरनेशनल सब्सिडरीज। देन डिसीजंस क्विकली एंड इजीली लिए जा सकते हैं और उस लोकल फर्म को जो कि फॉरेन सब्सिडरी है उस कंपनी की जो किसी और कंट्री में काम कर रही है, उसको वो डिसीजन कम्युनिकेट किए जा सकते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ताकि उनको इम्प्लीमेंट किया जाए उन डिसीजंस को। एज फिजिकल डिस्टेंस सेपरेटिंग हेडक्वार्टर्स एंड नेशनल सब्सिडरीज वो इंक्रीज होता है, फासला जब से इंटरनेशनल सब्सिडरीज और हेडक्वार्टर्स के दरमियान बढ़ता है, इसके साथ टाइम आप और उस पे जो एक्सपेंस इनकर होगा फॉर द कम्युनिकेशन वो भी बढ़ जाता है। रिसोर्सेज ज्यादा लोकेट करने पड़ते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, टाइम ज्यादा लगता है आपको कम्युनिकेट करने के लिए। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको पता है एरर होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, मिस्टेक होने के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ग्लोबल कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ है। अगर आप कुछ अरसे पहले के देखें कम्युनिकेशन सिस्टम और आज का देखें तो बहुत इंप्रूवमेंट आ चुकी है। अब क्वालिटी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कॉस्ट भी सम वे इंक्रीज हुई है। आज बहुत सारी कंट्रीज में अच्छा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। 3G, 4G, 5G जैसी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस कराई जा चुकी हैं, लेकिन आज भी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे कंट्रीज के दरमियान वेरी करता है, डिफरेंट है कंट्री टू कंट्री, और बहुत सारे लेस डेवलप्ड कंट्रीज में आज भी प्रॉब्लम्स हैं। उन्हें अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करने में आज भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। अब ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स आज अवेलेबल है जो कि हेल्प करते हैं इन इंप्रूविंग कम्युनिकेशन अराउंड द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल आज इंटरनेट मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। आप स्काइप के थ्रू देखें, वाइबर के थ्रू देखें, व्हाट्सएप के थ्रू देखें, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू देखें, फेसबुक वगैरह के थ्रू देखें, बहुत सारे लोग आपस में कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कर रहे हैं। अब इसी इंटरनेट की बेस पे आप एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, रिसर्च एंड सर्विसेज को। अब ये इंफॉर्मेशन सुपर हाईवेज बहुत सारे जो लिमिटेशंस थी
जो जियोग्राफी की वजह से क्रिएट होती थी उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको रिड्यूस कर रहा है। इंक्रीजिंगली ग्लोबल बिजनेसेस आर हार्नेसिंग द इंटरनेट फॉर पर्पस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। आप इंटरनेशनली कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट को यूटिलाइज कर रहे हैं। ओवर द लॉन्ग रन, ये जो आपको नजर आता है इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये अलाउ करेगा बेटर कंट्रोल को, जो हेडक्वार्टर्स अपनी सब्सिडरीज पे या मैनेजर्स फर्म पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में सीमेंस ऑपरेट करता है, कंपनी ऑपरेट करती है मोर देन 190 कंट्रीज में। उसने एक इंटरनल सिस्टम बनाया है जिसको ये शेयर नेट का नाम देते हैं, जहां पे हर सब्सिडरी नॉलेज पोस्ट करती रहती है रिलेटेड टू ग्लोबल कंपनी। अब ये शेयर नेट बहुत यूजफुल होता है जब सीमेंस की सब्सिडरीज बिडिंग करती हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए और एरर्स को रिड्यूस करती है। एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रेटजी देखते हैं। कंट्रोल किसी भी कॉर्नर ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्नर स्टोर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इससे आप करेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। अब कंट्रोल की हेल्प से आप डायरेक्ट करते हैं बिजनेस को और मैनेज करते हैं बिजनेस को। अब इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोग्राम, it requires a significant amount of interaction not only among various national subsidiaries but also among the individual areas of marketing. अब ये जो इंटरनेशनल सब्सिडीज हैं इनको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए ग्लोबल मार्केटिंग प्रोग्राम आपस में इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी होता है इनका, खास तौर पे फॉर इंडिविजुअल एरियाज ऑफ मार्केटिंग जो कि सच एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग और बहुत सारे फंक्शनल एरिया से रिलेटेड, इसी के लिए आपस में इंटरेक्ट करना इनको पड़ता है। अब कंट्रोल सिस्टम इन बिजनेस एक्टिविटीज को मेजर करता है, मॉनिटर करता है, इनकी एक्सेस करता है सक्सेस को, अलोंग विद देयर कंपेटिटिव एंड मार्केट रिएक्शंस। कंपेटिटर्स के क्या रिएक्शंस है टुवर्ड्स दीज सब्सिडीज, मार्केट के क्या रिएक्शन है। अब अगर आप डेविएट करेंगे फ्रॉम प्लान्ड एक्टिविटीज एंड जो रिजल्ट्स हैं जो कि एनालाइज किए जा रहे हैं और रिपोर्ट किए जा रहे हैं, देन करेक्टिव एक्शन मस्ट बी टेकन। करेक्टिव एक्शन लिखना चाहिए, किसी तरीके से चेक एंड बैलेंस को इंप्लीमेंट करना चाहिए एंड करेक्शंस करनी चाहिए अगर आप डेविएट करें। एक कंट्रोल सिस्टम के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, जिसमें द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स या डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट दो स्टैंडर्ड्स, एंड नंबर 3 दैट द एनालिसिस एंड करेक्शन ऑफ एनी डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स होता है। सो हम इन तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स, अब कॉर्पोरेट गोल आपने अचीव करने हैं, वो कैसे अचीव होते हैं? बाय इफेक्टिवली इंप्लीमेंटिंग marketing strategy in the international firms and in many national markets. अब आप जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं ये डिपेंड करते हैं आपके कॉर्पोरेट गोल्स पे। अब जो स्टैंडर्ड्स आप सेट करने जा रहे हैं, इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, उनको आप क्लियरली डिफाइन करेंगे और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो और तमाम सब्सिडरीज के मैनेजर्स, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको स्टैंडर्ड्स को अंडरस्टैंड करें और एक्सेप्ट करें। अब स्टैंडर्ड कैसे सेट किया जाए, कौन करेगा, ये क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड जो आप सेट करेंगे ये मस्ट बी सेट ज्वाइंटली
through joint deliberations involving corporate headquarters and each local marketing organization. आप corporate headquarters के लोग भी होंगे और तमाम subsidiaries जो हैं वहाँ से भी लोग इसमें involve होंगे. Usually आप स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं एनुअल लेवल पे जब बिजनेस प्लान ऑपरेशनल बिजनेस प्लान एस्टेब्लिश किया जाता है. अब फर्म बिहेवियरल स्टैंडर्ड भी बना सकती है, एम्प्लॉय कर सकती है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी कर सकती है. अब बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स क्या है? इट रेफर्स टू एक्शंस टेकन विद इन द फर्म. दे कैन इंक्लूड द टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग टू बी डेवलप्ड एंड यूटिलाइज्ड, the market research to be performed and the prices that could be charged for a product. And performance standard क्या है? ये market के outcome की तरफ इशारा करते हैं. It refers to marketing outcome, market outcome. They might include trial rates by customers or sales by product line कि कितने लोगों ने उसको try किया या किसी product line में कितनी selling हुई. अब recently there has been a trend toward broadening the measures of business performance beyond financially. फाइनेंशियल डेटा की से भी हटके अपने बात हो रही है अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस को मेजर करने की. आजकल कंपनीज अपनी सक्सेस कैसे मेजर करती हैं, परफॉर्मेंस कैसे मेजर करती हैं? दे आर स्टार्टिंग टू मेजर क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इनोवेशन एंड मार्केट शेयर इंस्टेड ऑफ हाउ मच मनी वी आर मेकिंग. अपनी परफॉर्मेंस को इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की बेस पे एक्सेस करें. सेकंड जो एलिमेंट था कंट्रोल स्ट्रेटजी का, दैट वाज मेजरमेंट एंड इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस. मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस. जब स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं उसके बाद परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है. आप देखें कि उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए हमारे एम्प्लॉइज, हमारे मैनेजर्स परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं. अगर आपने परफॉर्मेंस को मेजर करना है अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स के, मैनेजमेंट को करंट परफॉर्मेंस अपने वर्कर्स की एक्सेस करनी होगी. बहुत सारे न्यूमेरिकल डेटा आपको गैदर करना पड़ेगा, सच एज सेल्स एंड एक्सपेंसेस, जो कि रिपोर्ट किए जाएंगे थ्रू अकाउंटिंग सिस्टम. बहुत सारी और आइटम्स जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, वो कम्युनिकेट किया जाएगा थ्रू रिपोर्ट. मैनेजर्स एडवाइस करते हैं कि आप पर्सनल मीटिंग करें, पर्सनल विजिट करें, मीटिंग्स में जाएं आप. जब मैनेजमेंट अटेम्प्ट करती है बहुत सारे कम्प्लेक्स इश्यूज को एवेलुएट करना, जैसा कि सक्सेस या फेलियर ऑफ कोऑर्डिनेटेड नेशनल इलेक्शंस अगेंस्ट ग्लोबल कंपेटिटर्स, इस जैसी बातें जो हैं उसके लिए आप खुद मिलते हैं, खुद जाते हैं. एनालाइजिंग एंड करेक्टिंग डिविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स. थर्ड, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने का एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रेटजी में है. अब आपने स्टैंडर्ड सेट क्यों किया, उन्हें एवेलुएट क्यों किया? सिंपल इसका आंसर है बिकॉज आप अपने गोल अचीव करना चाहते थे, कॉर्पोरेट गोल्स को अचीव करना चाहते थे. अब टू अचीव ग्लोबल गोल्स, कंपनी को देखने की परफॉर्मेंस वेदर स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है या नहीं एम्प्लॉइज की. अगर परफॉर्मेंस बिलो है स्टैंडर्ड्स के तो आपको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं. अगर हाई है देन आपको मोटिवेट करना है. अब कंट्रोल स्ट्रेटजी जो है दैट कुड बी रिलेटेड टू कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, कि अगर आप समटाइम्स आप मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव्स देते हैं एंड समटाइम्स आप पनिश करते हैं. पॉजिटिव साइड पे अगर कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है किसी की, आप उसको इंसेंटिव्स देंगे, रिवार्ड देंगे, इंडिपेंडेंस देंगे, मोर मार्केटिंग डॉलर उसे मिलेगा, सैलरी इंक्रीज और बोनसेस वगैरह उसे मिलेंगे. अगर स्टैंडर्ड्स नहीं अचीव होते तो मैनेजर्स को अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है या वार्निंग्स आती हैं. सो इन द बिगिनिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैनेजर्स को बता दें कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे अचीव करना है उन्हें, और कितना इंपॉर्टेंट है कि वो स्टैंडर्ड्स अचीव किए जाए.
हेडक्वार्टर्स और सब्सिडरीज के दरमियान समटाइम्स कन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं। डिस्पाइट अटेम्प्ट्स टू बिल्ड अ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेट कल्चर विद इन मल्टीनेशनल फर्म्स, एक जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जो इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर्स फेस कर रहे हैं वो है इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो कि हेडक्वार्टर्स और सब्सिडरीज के दरमियान समटाइम्स हो जाते हैं। अब कन्फ्लिक्ट बिटवीन हेडक्वार्टर्स एंड सब्सिडरीज ये इनएविटेबल है, इन्हें आप समटाइम्स ये होते ही हैं और होता है क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे नेशन का डिफरेंस है, ओरिएंटेशन का डिफरेंट है, परसेप्शन का डिफरेंस हो सकता है बिटवीन बोथ ग्रुप्स। अब सब्सिडरी का जो मैनेजर्स होंगे वो चाहते होंगे कि हमें अथॉरिटी ज्यादा दी जाए एंड मोर लोकल डिफरेंशिएशन हमारी क्रिएट की जाए, जबकि हेडक्वार्टर्स के जो लोग हैं वो चाहते होंगे हमें सारी रिपोर्ट की जाए और सारे डिसीजंस हम लें। इसमें यूजुअली हेडक्वार्टर ज्यादा पावरफुल होता है, पेरेंट कंपनी ज्यादा पावरफुल होती है, डिक्टेट वो अपने डिसीजंस करती है। अब यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट बहुत बुरी बात नहीं होती, बैड नहीं होते। इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कांस्टेंट डायलॉग होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पे ड्यूरिंग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ स्ट्रेटजीज पे। अब इन डायलॉग की वजह से बैलेंस होता है सब्सिडरी की अथॉरिटी में एंड आपके हेडक्वार्टर्स की अथॉरिटी में। आप ग्लोबल और लोकल पर्सपेक्टिव दोनों को देखने का मौका मिलता है आपको। ये आइडियाज के फ्लो को भी जनरेट करती है। अब बात होगी कि वेदर वी शुड कंसिडर अ ग्लोबल मार्केटिंग कैरियर और नॉट। एक विजिबल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, मिशन, विजन, कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स वगैरह ये ग्लोबली किसी कंपनी को compete करने में हेल्प करती हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो लोग जो कि ये सारी चीजें मैनेज करते हैं, जो कि ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, इंप्लीमेंट करवाते हैं। हमने थ्रू आउट दिस प्रोग्राम, थ्रू आउट दिस कोर्स हमने बात की कि ग्लोबल कंपटीशन की वजह से कंपनीज की स्ट्रेटजीज इफेक्ट होती हैं, कंपनी खुद इफेक्ट होती है। इन रिटर्न क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज अपने ग्लोबल कंपेटिटर्स को फेस करती हैं, डील करती हैं और डिपेंड करती हैं ऑन सेल्स दैट इज इंक्रीजिंगली मल्टीनेशनल। और बहुत सारी कंपनीज को डील करना पड़ता है बायर्स को जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, ग्लोबल लेवल पे होते हैं। इतने सारे चैलेंजेस की बेस पे इन कंपनीज को जो ग्लोबल लेवल पे वर्क करी होती हैं, ऐसे मैनेजर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि अंडरस्टैंड कर सकें इश्यूज को जो हमने डिस्कस किए हैं यूजुअली, और वो इश्यूज जो कि इम्पैक्ट करते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट को, मार्केटिंग को, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को, ग्लोबल मार्केटिंग मिक्स को जो कि क्रॉस कल्चर आपने इंप्लीमेंट करता है, इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन हेडक्वार्टर्स एंड सब्सिडरीज को, ताकि ग्लोबल स्ट्रेटजी हम इंप्लीमेंट कर सकें। हमें इस तरह का स्टाफ चाहिए जो इन सारी थिंग्स को अंडरस्टैंड कर सके। एक वो मैनेजर जो कि मार्केटिंग मैनेजर जो टॉप लेवल पे पहुंचता है, वो इन सारे कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करता है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं थ्रू आउट दिस कोर्स। बहुत सारी कंपनीज में ग्लोबल मार्केटिंग की जॉब एंट्री लेवल जॉब नहीं होती, खासतौर पर रिसेंट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जो कि कोर्सेज अपने कंप्लीट करके डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं, वो एकदम ग्लोबल मार्केटिंग की जॉब नहीं कर सकते, ना ही करते हैं। फर्म यूजुअली उन लोगों को चीज करती है ग्लोबल ओरिएंटेड पोजीशन को फिल करने के लिए जिन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डोमेस्टिक एक्सपीरियंस हो, अपने कंट्री में एक्सपीरियंस हो। आपके लिए एक अच्छी जो स्ट्रेटजी है ग्लोबल मार्केटिंग के कैरियर को ज्वाइन करने के लिए वो ये है कि आप फर्स्ट लेवल पे उस कंपनी को ज्वाइन करें जिसके ग्लोबल ऑपरेशंस है और उसके कल्चर को आप एडमायर करते हो, जैसे कि मल्टीनेशनल्स है, कोक है, पेप्सी है, आपकी टेलीनॉर है, मोबलिंक है, इस तरह आपके टोयोटा, होंडा, सुजुकी, यूनिलीवर, P&G, फिलिप्स, LG, सोनी वगैरह कंपनीज, सैमसंग जैसी कंपनीज हैं जिनके इंटरनेशनल लेवल पे उनका बिजनेस है।
आफ्टर जब आप प्रूव कर सकेंगे अपने आप को कि आप कैपेबल हैं अपने होम कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में, पाकिस्तान में आपने अपनी परफॉर्मेंस आप अपनी साबित करते हैं, देन आप कुछ सालों बाद एलिजिबल होंगे ग्लोबल लेवल पे कोई जॉब करने के, अपनी पोजीशन संभालने के। ये ज्यादा उस वक्त ट्रू होता है जब आपको हेडक्वार्टर्स पे असाइन किया जाता है किसी कंपनी के। आप अपने कॉन्टैक्ट्स डेवलप करें इंटरनेशनल मैनेजर्स के साथ अपनी कंपनी के, ताकि उन्हें पता चले कि आपका इंटरेस्ट है टू डू जॉब ऑन इंटरनेशनल लेवल। कंपनीज को हमेशा ऐसे मोटिवेटेड मैनेजर्स की जरूरत होती है जो कि ग्लोबल डोमेस्टिक कल्चर के साथ साथ ग्लोबल कल्चर को भी अंडरस्टैंड करते हो और जिनका इंटरेस्ट हो कि वो ग्लोबल लेवल पे जाके परफॉर्म करेंगे। ट्रेडिशनल रूट टू कैरियर इन ग्लोबल मार्केटिंग में इसके अलावा भी और रूट्स भी हैं टुवर्ड्स इंटरनेशनल मार्केटिंग के कैरियर की तरफ। एंट्री लेवल पे भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकेंगे। आप कंसिडर करें उन स्मॉल कंपनीज को जिनको हेल्प रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को मार्केट करने के लिए इमीडिएटली। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज एक फर्स्ट ऑप्शन होती है। बहुत सारी कंपनी के एक्सपोर्ट वगैरह के जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं वो आपकी फर्स्ट ऑप्शन होनी चाहिए। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज एक ऑप्शन है। इस टाइप की फर्म्स के लिए स्किल्स, लोकल लैंग्वेज के वो की टारगेट मार्केट के आपको स्टैंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको उस टारगेट मार्केट के स्किल्स हैं जहां पे आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, अपना सेल करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं तो यहाँ पे बहुत सारी एक्सपोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज यहाँ पे हैं जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करती हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कल्चरल ट्रेनिंग दी जाएगी, लैंग्वेज का कोर्स हो सकता है आपको कराया जाए जो कि आप जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट सर्विसेज को, वहां पे आप उसके कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकें। आपको फिर एक्सपीरियंस हो जाता है विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन बाय वर्किंग इन इंटरनेशनल मार्केट्स, डिफरेंट कल्चर्स का आपको नॉलेज हो जाता है। अब वेदर के आप चूज करते हैं ट्रेडिशनल रूट टू कैरियर इन ग्लोबल मार्केटिंग या आप फाइंड करते हैं पर्टिकुलर नीश दैट इज राइट फॉर यू, द नीड फॉर ग्लोबल mindset and the members of challenging and exciting position for global marketing will increase in the future। आपके फ्यूचर में ये अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती जाएंगी, आपके लिए चैलेंजेस भी बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ जॉब्स भी इंक्रीज करती जाएंगी। सो इसमें आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। आज के इस लेक्चर में हमने कंट्रोलिंग द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह कंट्रोल किया जाता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में और कैसे कंट्रोल किया जाता है, हमने वो डिस्कशन की, जिसमें हमने सेवरल थिंग को डिस्कस किया, जैसे कि ग्लोबल मैंडेट्स को हमने डिस्कस किया, बोर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल उनको डिस्कस किया। देन हमने कंट्रोलिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रेटजी, जिसमें डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग and evaluating performance, analyzing the correcting deviations from the standard, ये सारी डिस्कशन की। देन हमने conflict between headquarters and subsidiaries को in detail डिस्कस किया और कहा कि conflict inevitable होते हैं, यूजली होना ही होता है इन्हें। देन हमने बात की कि अगर ग्लोबल मार्केटिंग कैरियर आपने ज्वाइन करना है तो कैसे करना है, क्या उसकी गाइडेंस है, उसके बारे में बात की। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर, इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।